देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। बढ़ते डिजिटल लेन देन को बताया स्टार्टअप और आत्मनिर्भर होते भारत की बड़ी ताकत। मेडिकल की किताबें अब हिंदी में। मातृभाषा में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाने की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया अहम कदम। ग्वालियर में हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल विस्तार की रखी आधारशिला। मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन, सोमवार को करेगी पूछताछ। आम आदमी पार्टी ने जताया गिरफ्तारी का अंदेशा। भाजपा ने बताया सियासी दबाव बनाने का कार्य। कहा जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त सोमवार को होगी जारी। प्रधानमंत्री करेंगे किसान सम्मान सम्मेलन का शुभारंभ। दोपहर बाद अन्य कार्यक्रम में गुजरात के 50 लाख लाभार्थियों को वर्चुअली वितरित करेंगे आयुष्मान कार्ड। 24 साल के बाद कांग्रेस चुनेगी गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष। देश भर में बनाए गए हैं 36 मतदान केंद्र। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में है मुकाबला। 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। और बीजिंग में शुरू हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन। उद्घाटन सत्र में शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर दिखाया कड़ा रुख। माओ के बाद शी को तीसरा कार्यकाल मिलना माना जा रहा है तय। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबलों की शुरुआत। पहले ही दिन दिखा बड़ा उलटफेर। एशिया कप 2022 की विजेता श्रीलंका को नामीबिया ने 55 रन से दे दी करारी शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र भारत के अमृतकाल के अवसर पर 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये इकाइयां डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक सुनिश्चित करेंगी। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को प्रधानमंत्री ने डिजिटली राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गरीबों, वंचितों को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े, उसी दिशा में ये कम इंफ्रा में ज्यादा सुविधाएं देंगी। आज फिनटेक भारत की नीतियों के, भारत के प्रयासों के केंद्र में है और भविष्य को दिशा दे रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स फिनटेक के इस सामर्थ्य को नया विस्तार देगी। जनधन खातों ने अगर देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव रखी थी, तो फिनटेक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का आधार तैयार करेंगे। देश में यूपीआई जैसे स्वदेशी विकसित प्लेटफॉर्म ने भी वित्तीय लेन देन के क्षेत्र में क्रांति लाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ये जोड़ गरीब और मध्यम वर्ग की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते से लेकर अब तक की यात्रा के दौरान मौजूदा केंद्र सरकार का अप्रोच वंचितों तक खुद पहुंच बनाने की रही है। साथ ही बताया कि विभिन्न योजनाओं के लाभ का हस्तांतरण हो या फिर लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचानी हो, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करें,
किसे पैसे दें, लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया, एनपीए से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में आईबीसी की मदद में तेजी लाई गई। हमने लोन के लिए भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जिससे एक पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी हो सके। नई तकनीक को सामान्य नागरिकों की पहुंच में लाने, उसके इस्तेमाल से एक मजबूत व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री ने सराहा। उन्होंने बैंकों की शाखाओं से अपने क्षेत्र के 100 छोटे उद्यमियों को डिजिटल बैंकिंग से 100% जोड़ने का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से भारत की डिजिटल इकोनॉमी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। डिजिटल इकोनॉमी आज हमारी इकोनॉमी भी और हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है। आज हमारे छोटे उद्योग, हमारी एमएसएमईज जेम जैसी व्यवस्था के जरिए सरकारी टेंडरों से भी भागीदारी कर रहे हैं। उन्हें व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। जेम पर अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। भविष्य की चुनौतियों और जरूरतों के मद्देनजर भारत को तैयार रहने, तकनीक को अपनाने का आग्रह प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से रखा। प्रधानमंत्री ने बताया कि वित्तीय समावेशन की बात हो या 70 करोड़ लोगों को रुपे कार्ड की ताकत देनी हो, या फिर 99% से ज्यादा गांवों को उनके ही 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग सेवा उपलब्ध करानी हो, ये सब सामान्य जन के सशक्तिकरण की एक पहल है। और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत के डिजिटल इंफ्रा की अब प्रशंसा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत की। वो कैसे काम करती है और कैसे उससे आम लोगों और अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या होते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी डीबीओ की स्थापना करने के पीछे सरकार का लक्ष्य देश के कोने कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभ को पहुंचाना है। इस योजना में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। सरकार के इस प्रयास में 11 सरकारी बैंक, 12 निजी बैंक और 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक हिस्सा ले रहे हैं। डीबीओ में कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? डीबीओ में आम लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस चेक करने, फंड ट्रांसफर, नामांकन, पासबुक प्रिंट करने, राशि अंतरित करने, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने, ऋण के लिए आवेदन करने, जारी किए गए चेक के लिए स्टैम्प पेमेंट निर्देश देने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, खाते का विवरण देखने, करों का भुगतान करने, बिलों का भुगतान करने और नामांकन करने जैसी विभिन्न डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। क्या होती हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट? देश के वो कमर्शियल बैंक जो पहले से ही डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, अब उन्हें डिजिटल बैंक यूनिट चलाने की भी अनुमति होगी। यह डिजिटल बैंक यूनिट्स फिजिकल होंगे, यानी इन यूनिट्स में आप जा पाएंगे और वहां पर उनकी सेवाएं ले सकेंगे जो पूरी तरह से डिजिटल होंगी। ग्राहकों को क्या होगा फायदा? एक अनुमान के मुताबिक देश में डिजिटल बैंकिंग का लाभ अब तक करीब 20 करोड़ भारतीयों तक ही पहुंचा है। अब भी करोड़ों नागरिक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं। ऐसे में डीबीओ की पहुंच से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं से बाहर के लोग अब डिजिटली कनेक्ट हो पाएंगे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट से बढ़ेगी वित्तीय साक्षरता। डिजिटल बैंकिंग यूनिट ग्राहकों को बेहद किफायती कीमत पर डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो साथ ही ये यूनिट्स वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा भी प्रसार करेंगे। साइबर सुरक्षा का भी प्रसार करेंगे और लोगों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाएंगे। ग्राहकों की समस्या का होगा समाधान। डीबीओ में ग्राहकों की समस्या का त्वरित समाधान कराने की व्यवस्था होगी। इसे डीबीओ की ओर से सीधे या फिर बिजनेस सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। डीबीओ में ग्राहकों को कोई नुकसान न हो और ऑनलाइन ही सभी सेवाओं का लाभ आसानी से मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। डीबीओ का अधिक फोकस डिजिटल बैंकिंग पर होगा।
अर्थव्यवस्था को क्या होगा फायदा? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के माध्यम से अब बैंकों की पहुंच देश के उन सुदूर इलाकों में भी होगी जहां अभी तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पाई, या फिर वहां बैंक की ब्रांच स्थापित करना किसी कारण से मुश्किल है। इस कदम से न सिर्फ बैंक ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं दे पाने में संभव होंगे, बल्कि बैंक अपना बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे। सरकार ने वादा पूरा किया। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय आम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 DBU स्थापित करने की घोषणा की थी, जो आज पूरी कर ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में और भारत में मजबूत होती बैंकिंग व्यवस्था और बढ़ते वित्तीय समावेशन की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आम लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रहे हैं तो तकनीक आधारित पारदर्शी योजनाओं का फायदा भी आम लोगों को मिल रहा है। कैसे भारत ने बीते कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाओं से आम लोगों को मजबूत किया है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। केंद्र की योजनाओं का फायदा लाभार्थी तक ना पहुंच पाना अब पुरानी बात हो गई है। जब से मोदी सरकार ने हर सामाजिक योजना के लाभार्थी को सीधे खाते में पैसे भेजना शुरू किया है, उसके बाद एक ऐसी पारदर्शी तकनीक आधारित व्यवस्था बनी है कि दिल्ली से चला पैसा अब पूरा का पूरा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। मोदी सरकार ने सबसे पहले देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक हर व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का बीड़ा उठाया और जनधन खातों के द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद हर सामाजिक योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा गया, जिसका असर ये हुआ कि अब ना तो गैर लाभार्थी लोग अब योजनाओं का फायदा उठा पा रहे हैं और ना ही बिचौलिए लोगों का हक मार पा रहे हैं, जिससे न सिर्फ सरकार का लाखों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचा है, बल्कि बचा हुआ पैसा देश की जनता के काम आ रहा है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 53 मंत्रालयों की 318 सामाजिक योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खाते में पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 25.66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे सामाजिक लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी है। मोदी सरकार ने जब से डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में सीधे पैसे भेजना शुरू किया है, उसके बाद से करीब 2.22 लाख करोड़ रुपए की सरकार को बचत हो चुकी है। पहले ये पैसा बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन अब ये पैसा देश के काम आ रहा है। जैम यानी जनधन आधार मोबाइल के लागू होने के बाद से सामाजिक योजनाओं के नाम पर फायदा उठाने वालों में से करीब 10 लाख फर्जी लाभार्थी गायब हो गए हैं, तो वहीं 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन धारक भी गायब हो गए हैं। यही नहीं, आधार कार्ड को योजनाओं का आधार बनाने के बाद से करीब 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारक भी हवा हो गए हैं। मोदी सरकार ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए जनधन खाते खोलने का जो अभियान चलाया था, आज वो अभियान करीब 47 करोड़ जनधन खाते के आंकड़े को छू चुका है, जो दुनिया में एक मिसाल है। इतना ही नहीं, जब से मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीक को आधार बनाया है, उसके बाद से न सिर्फ पारदर्शी व्यवस्था लागू हुई है, बल्कि लोगों की जिंदगी भी आसान हो रही है। बढ़ती डिजिटल साक्षरता के बाद से भारत ने पूरी दुनिया के सामने कई मामलों में मिसाल पेश करना शुरू कर दिया है। साल 2016 से लेकर अब तक देश में 219 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 40% भारत में होते हैं। भारत का यूपीआई व्यवस्था दुनिया के तमाम विकसित देशों से बहुत बेहतर है। भारत में चीन के मुकाबले 2.7% अधिक डिजिटल पेमेंट होते हैं। भारत में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के कुल डिजिटल पेमेंट्स के मुकाबले 6.5% अधिक डिजिटल पेमेंट होते हैं। ये आंकड़ा इस बात को बताने के लिए काफी है कि डिजिटल पेमेंट में भारत आज तमाम विकसित देशों से कितना आगे बढ़ चुका है। तो वहीं देश में चल रही सामाजिक आर्थिक योजनाओं में डिजिटल पेमेंट को जोड़कर कितनी बड़ी पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, और इन सभी सफलताओं के आधार में मजबूत होता बैंकिंग सिस्टम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन देश भर के 13,500 से भी अधिक किसानों और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों से 1 करोड़ से भी अधिक किसानों के वर्चुअली रूप से शामिल होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत देश में उर्वरक की खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से PMKSK में परिवर्तित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम में गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PMJMA योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। लाभार्थियों के eKYC को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल में मौजूद एजेंसियों द्वारा गुजरात भर में सभी लाभार्थियों को 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड उनके घरों पर वितरित किए जाएंगे। ध्यान रहे कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने गरीब नागरिकों को बीमारी और चिकित्सा उपचार के अत्यधिक खर्च से बचाने के लिए 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम MA योजना शुरू की थी। वर्ष 2014 में MA योजना का विस्तार उन परिवारों को कवर करने के लिए किया गया जिनकी वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपए तक थी। बाद में इस योजना का कई अन्य समूहों के लिए भी विस्तार किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य MAV योजना के रूप में नया नाम दिया गया। योजना की सफलता के अनुभव से आकर्षित होकर प्रधानमंत्री ने 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। आगे की खबरों में मध्य प्रदेश में पहली बार उच्च शिक्षण के क्षेत्र में एक अहम कदम की शुरुआत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी में MBBS की 3 पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाने की ये एक बड़ी पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भोपाल में हिंदी में MBBS की पढ़ाई का शुभारंभ किया। उन्होंने 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया जो कि हिंदी में उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि अब छात्रों को उच्च शिक्षण के लिए अंग्रेजी में पाठ्यक्रम को पढ़ने की बाध्यता नहीं होगी। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही राज्य में 6 इंजीनियरिंग और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जल्द ही हिंदी में पढ़ाई शुरू की जाएगी। जबकि मेडिकल छात्रों ने MBBS के पाठ्यक्रम जारी होने पर खुशी जाहिर की। गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। वहीं ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के विस्तार की आधारशिला रखी। राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का 180 एकड़ में 446 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने बीते 8 साल में जहां एक ओर अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों का हल सफलतापूर्वक निकाला है, तो वहीं तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास। सोनिया मनमोहन के समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते। पहले एक साल में 375 किलोमीटर रेल डाली जाती थी, आज 375 से बढ़कर 1458 किलोमीटर। 21वीं सदी के राष्ट्र निर्माण के लिए मौजूदा केंद्र सरकार लगातार सुधारों की प्रक्रिया को भी लागू कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और अवसरों की समानता देने के लिए भी प्रयासरत है। भोपाल से दीपक जैन और ग्वालियर से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो निश्चित रूप से इसे एक बड़ा कदम कहा जा सकता है और प्रधानमंत्री ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में इस कदम की सराहना की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यह शुभारंभ देश में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। इससे लाखों विद्यार्थी जहां अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे, वहीं उनके लिए अवसरों के भी अनेक द्वार खुलेंगे। और अगली खबर, बीते लंबे समय से दिल्ली की सियासत में केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपी नंबर 1 के रूप में मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले दिल्ली की शराब नीति के मामले में सीबीआई और ईडी ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, जिसके बाद बाकी आरोपियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती जा रही है। दिल्ली की आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पूछताछ के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार की सुबह 11 बजे तलब किया है। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत 144 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान कराने का आरोप है। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि वो पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई की रेड कराई, कुछ नहीं मिला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। मनीष सिसोदिया सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे में आरोपी नंबर 1 हैं। उन्हें पूछताछ के लिए तलब किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित पंच परमेश्वर सम्मेलन के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। साथ ही याद दिलाया कि लोकपाल का वादा करने वाले केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबे हैं। कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। ये लोकपाल बिल लेके आने वाले लोग हैं। यही रामलीला मैदान गवाह था। अनशन पर बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि जो अस्वच्छ प्रशासन वाले भी थे वो भी शर्मा गए। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सवालों से घिरी आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है। पार्टी सियासी दबाव की राजनीति करती दिख रही है। उधर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर वार करते हुए कहा कि वो खुद को सर्टिफिकेट देने का काम न करे। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को गिरती हुई भाषाई मर्यादा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए हमला बोला। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को कल सीबीआई ने बुलाया है और कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई गिरफ्तार करेगी। जांच एजेंसियों पर दबाव मत बनाइए, गलत बयानी मत करिए, खुद को सर्टिफिकेट देने की मशीन मत बनिए। इस देश में न्यायालय है, वो इंसाफ करते हैं। देश की जनता है, वो आपका भ्रष्टाचारी रूप देख रही है। गौरतलब है कि आबकारी नीति पर मुख्य सचिव की प्रारंभिक जांच में मनीष सिसोदिया की संदिग्ध भूमिका सामने आई थी। इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने 17 अगस्त को सिसोदिया समेत 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने इस मामले में 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारा था। सीबीआई ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णा के आवास समेत 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों शराब कारोबारियों के लिए काम करने वाले अभिषेक बोइनपल्ली और कारोबारी एवं आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को गिरफ्तार किया था। कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी अब तक 125 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब खबर खेल के मैदान से। आईसीसी टी20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है। मुकाबले के पहले ही दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एशिया कप 2022 की विजेता श्रीलंका को नामीबिया के हाथों 55 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने श्रीलंका के सामने 164 रन का लक्ष्य रखा। मुकाबले में नामीबिया की टीम की शुरुआत खराब रही, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी बदौलत नामीबिया ने आखिरी 5 ओवर में 68 रन बना दिए। वहीं नामीबिया द्वारा किए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। श्रीलंका की टीम अपने सभी विकेट गंवाकर 108 रन ही बटोर पाई और मैच गंवा दिया। श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा रन दसून शनाका ने बनाए और उन्होंने इस मुकाबले में 29 रन की पारी खेली। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर हिंदी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।